सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लास्ट लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़े थे और उस पर एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन भी बनाए थे और कुछ क्वेश्चन बनाने भी कहे थे। पता नहीं तुम लोगों ने बनाया या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन बनाकर दिए थे। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना के दिए थे। तो अगर उसमें समझ में नहीं आया तो उसका एक क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 1 बनाए थे, 2 नंबर फिर से बना के दिखाते हैं ताकि बाकी बना सको। क्वेश्चन जरूर बनाओ, क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा, ना ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3.5 था, लिखाए थे हम लास्ट लेक्चर में। इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों में सेल डायग्राम दिया हुआ है। जैसे इसमें ये है सेल डायग्राम, उसी तरह बाकी 2 क्वेश्चन में भी है, एक पहले भी बनाए थे हम। तो सेल डायग्राम दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन है कि हर केस में नस्ट इक्वेशन लिखना है और उस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। जैसे 3.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में यह है सेल डायग्राम। इसमें आयरन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसने हमको दे रखा है और इसमें भी क्वेश्चन क्या है, तो नस्ट इक्वेशन लिखिए और सेल का ईएमएफ को कैलकुलेट कीजिए। तो जैसा कि हम बताए थे लास्ट लेक्चर में, फिर से दोहराते हैं कि नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा और दूसरा काम है सेल रिएक्शन लिखना होगा। इस 2 काम को करने के बाद ही तुम नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में भी पहले हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ। एक चीज और हम बताए थे कि जब आपको सेल डायग्राम दिया रहे तो लेफ्ट साइड वाला एनोड होगा, राइट साइड वाला कैथोड। तो यहां पर एनोड है आयरन इलेक्ट्रोड और कैथोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम इसका पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे और इसका फार्मूला भी पहले से हम जानते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का फार्मूला एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो इसमें कैथोड राइट वाला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आयरन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसने हमें नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट मान लिया गया है, माइनस आयरन इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है आपको -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। और इस तरह से इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया +0.44 वोल्ट।
तो हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का निकाल लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखना। सेल रिएक्शन लिखने के लिए भी दो मेथड हम सिखाए थे। एक मेथड था जिसमें एनोड का हम रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन आ जाएगा। एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फीचर्स हमने लिखे थे, उसमें जो लास्ट पॉइंट लिखाए थे फीचर में, उसकी मदद से हम सेल रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। एनोड कैथोड का अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। उस फीचर को फिर ठीक से याद कर लेना, क्वेश्चन बनाओगे तो याद भी हो जाएगा। तो उसमें बताया गया है कि जो दो इलेक्ट्रोड है उसमें जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसका रेड्यूस्ड फॉर्म का रिएक्शन, जिसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के साथ कराना है। तो ये देखो, ये आयरन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0, तो दोनों में से कम ये हो गया, वो 0 है, ये -0.44। तो आयरन इलेक्ट्रोड का कम है, जिसका कम है उसका रेड्यूस्ड फॉर्म लेना है। तो आयरन का रेड्यूस्ड फॉर्म Fe है, Fe2+ है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। वहां पर फीचर में हम रेड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का पहचान करना भी बताए थे, उसको देख लेना। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जिसमें ज्यादा है वो रेड्यूस्ड फॉर्म है। तो यहां लिखेंगे द सेल रिएक्शन इज, आयरन का रेड्यूस्ड फॉर्म है Fe और Fe2+ इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इसका रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के साथ। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसका H+ और H2 है रेड्यूस्ड फॉर्म। H+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये रेड्यूस्ड फॉर्म। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दो में से जो एक लिख लिए हैं बाकी दूसरे को लिखेंगे। जैसे इन दोनों में Fe लिख लिए तो बाकी बचा रहा Fe2+, और इसमें H+ लिख दिए तो बाकी बचा हुआ है H2। ये 2 से जो गुना किए हैं बैलेंस करने के लिए, H2 है तो यहां 2 से गुना करेंगे तो H बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया सेल रिएक्शन। तो हमने दोनों काम कर लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन ईएमएफ भी निकाल लिया, अब सेल रिएक्शन भी निकाल लिया। अब आप इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। देन सो नस्ट इक्वेशन is EMF of cell बराबर होगा स्टैंडर्ड EMF सेल का -0.0591/n log Q। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का हम निकाले हुए हैं 0.44 वोल्ट -0.0591/2। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है। हम सिखाए भी थे, अगर पता नहीं चले, रिएक्शन लिखना आपको नहीं आता हो, तो दोनों तरफ जितना चार्ज रहता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 99% केस में। 1% पिक्यूलियर हो सकता है। ये देखो यहाँ
H प्लस पर एक चार्ज है तो 2 से गुना है, तो 2 प्लस चार्ज इधर भी है, 2 इधर भी है, तो चार्ज 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होगा। लॉग Q, Q है रिएक्शन कोसेंट, और रिएक्शन कोसेंट का फार्मूला प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन अब बाय रिएक्टेंट में H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कोफिशिएंट पावर में या कोफिशिएंट 2 है, पावर में चला जाता। प्रोडक्ट में हमने इसको नहीं लिया क्योंकि ये गैस है और गैस का प्रेशर लिया जाता है, और प्रेशर गैस का दिया हुआ 1, तो 1 लेने से कोई फायदा नहीं था। और रिएक्टेंट में हमने Fe नहीं लिया क्योंकि हम बताए थे कि सॉलिड का कंसंट्रेशन भी 1 होता है, इसलिए ये हो गया नस्ट इक्वेशन। अब वैल्यू लिखिए इसका 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। यहां देखिए Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.001 माने 10⁻⁻³ बाई H प्लस का कंसंट्रेशन देखो 1 का स्क्वायर, या E सेल बराबर होगा 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू -3 log 10। ये देखिए ये तो 1 हो गया और ये -3 पावर में, पावर इधर आ जाएगा, log 10 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0.44 वोल्ट प्लस 0.0591 इंटू 3 बाई 2, क्योंकि log 10 1 हो जाएगा। ये माइनस था, ये माइनस मिलके ये प्लस हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो इस सेल का ईएमएफ होगा, और कैलकुलेट करके आप चेक कर लेंगे, ये आएगा आपको 0.523 वोल्ट। यही है इस सेल का ईएमएफ। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन बनाया था, अभी एक और बना के दिए, 2 और बचा, और इसके अलावे क्वेश्चन नंबर 3.6 भी कहे थे, उसको बना लीजिएगा। एनसीईआरटी के तो लगभग क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन पर हम लोग बना चुके हैं। कुछ एक आध दो आगे बढ़ने से पहले एक आध दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बनाते हैं जो वेरियस लेवल के कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको पूछा गया है, उसको हम बनाते हैं एक आध दो क्वेश्चन, तब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। if E cell of a cell has negative value,
निगेटिव वैल्यू then which of the शाबाश relation between del G naught and is correct. Del G naught greater than 0 less than 1. Greater than 0 greater than 1. कई बार वेरियस कॉम्पिटिटिव लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई सेल है या कहो सेल रिएक्शन जो भी कह लो, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू निगेटिव है, माइनस में है, तो उस सेल के लिए या उस सेल रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? क्या फ्री एनर्जी चेंज 0 से बड़ा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा है, या दोनों ये फ्री एनर्जी चेंज 0 से बड़ा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा है, या फ्री एनर्जी चेंज 0 से छोटा है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा है, या फिर फ्री एनर्जी चेंज 0 से छोटा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 1 से छोटा है। तो देखिए, हम लोग जो रिलेशन पढ़े हैं नस्ट इक्वेशन पढ़ते टाइम में, उस रिलेशन को दिमाग में रखना होगा। जैसे एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं डेल जी नॉट बराबर -2.303 RT log K, और एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं डेल जी नॉट बराबर -NF
ई नॉट। इस रिलेशन को याद अगर आपको है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले देखो, जब ये ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ निगेटिव होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब इसका वैल्यू प्लस में है, मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। डेल जी नॉट क्या हो गया? 0 से बड़ा होगा। चूंकि वो खुद कह रहा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निगेटिव है, तो इसका जब निगेटिव वैल्यू आएगा माइनस में तो इसका माइनस, और यहां पर फॉर्मूला में पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। माने डेल जी का आंसर प्लस में आएगा, और जितने भी प्लस वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, मतलब डेल जी 0 से बड़ा होगा। अब डेल जी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? निगेटिव। यहां निगेटिव है, निगेटिव आने के लिए इसको 1 से बड़ा होना होगा, क्योंकि 1 से अगर ये छोटा आया तो 1 से छोटा वैल्यू का लॉग माइनस में आ जाता है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और डेल जी का मान प्लस में आ जाएगा। चूंकि डेल जी 0 से बड़ा है, या सॉरी 0 से बड़ा है, मतलब ये डेल जी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव आंसर आने के लिए इस माइनस को खत्म करना होगा, और ये माइनस का तो कब होगा? जब एक माइनस और आएगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से अगर छोटा हुआ तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी वैल्यू हो उसका लॉग वैल्यू माइनस में आता है, 1 से बड़ा का प्लस में आता है। तो इसको 1 से छोटा रहेगा तो यहां एक माइनस आएगा और इस माइनस को प्लस कर देगा और डेल जी प्लस रह जाएगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें यहां पर 1 से छोटा होना होगा, क्योंकि 1 से छोटा जब रहेगा इसका मान, तभी इसका लॉग निकालने पर माइनस में वैल्यू आएगा जो इसको प्लस करेगा, ताकि डेल जी प्लस रह जाए। तो सही आंसर है कि डेल जी 0 से बड़ा लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन और भी यहां पर हम लोग लिखते हैं। आजकल खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल में इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट the standard electrode potential calculate the standard electrode potential of Cu plus Cu half cell given that the
standard electrode potentials of half cells Cu2 plus Cu and Cu2 plus Cu plus are zero point 337 volt and 0.153 volt respectively. इस तरह के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, 3 हाफ सेल है। हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड, हम बताए थे इलेक्ट्रोड को हाफ सेल भी कहते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल है, ये इलेक्ट्रोड एक है हाफ सेल, ये भी एक हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। इस दोनों इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। पहला वाले का है 0.337 वोल्ट, दूसरा वाला 0.153, और इस दोनों इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, इससे आपको एक तीसरे इलेक्ट्रोड इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को कहा है। ये कोई सेल का क्वेश्चन नहीं है कि सेल है ईएमएफ निकालिए, ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ये कोई भी 2 इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा और उसके मदद से किसी तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालने को कहेगा। तो इसको बनाने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, उस मेथड को समझने के लिए एक थ्योरी यहां पर देखिए। इसको समझ जाइएगा, आपको पूरा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसको हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे ये देखिए, जैसे एक हाफ सेल मान लो तुम्हारा ये है, A प्लस N1 इलेक्ट्रॉन बराबर A, और दूसरा B प्लस N2 इलेक्ट्रॉन बराबर A B। तो पहला सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू आपको मान लो दिया हुआ है E1, और दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है E2। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे G1, तो बराबर होगा -N1 F E0, जो E1 है। हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का, और इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का होगा -N2
Fe2। अगर हम इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो रिएक्शन आएगा A प्लस प्लस B प्लस, और मान लो यहां पर N3 इलेक्ट्रॉन आता है बराबर A प्लस B, और इसका स्टैंडर्ड EMF मान लो E3 है, तो इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा G3 का मान N-3FE3। तो जब भी दो रिएक्शन को आप जोड़ेंगे और उससे एक तीसरा रिएक्शन लाएंगे, तो ये तीसरे रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज है G3, ये बराबर होगा जोड़े गए रिएक्शन के फ्री एनर्जी चेंज के बराबर, जोड़ के बराबर G1 प्लस G2। याद रखिएगा, इसका EMF था E3 बराबर पहला का E1 प्लस E2। ऐसा भूल कर नहीं करना है, EMF जोड़ा नहीं जाता, रिएक्शन जोड़ने पर EMF ऐड नहीं होता है, फ्री एनर्जी चेंज ऐड होता है। मतलब जोड़ने के बाद जो रिएक्शन आया, इसका फ्री एनर्जी चेंज G3 बराबर होगा जिस दो रिएक्शन को जोड़कर लाए हैं ये, उनके फ्री एनर्जी चेंज के जोड़ के बराबर, G1 प्लस G2 के बराबर। ये करेक्ट है, ना कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E3 बराबर उस दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जोड़ के बराबर। ये गलत है। EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन जोड़ते टाइम में जोड़े नहीं जाते, फ्री एनर्जी को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। तो अब फ्री एनर्जी चेंज जो वैल्यू लिखे हैं, याद करो फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या था? डेल जी बराबर था -NF-E0। तो पहला वाला में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 माने हैं तो N1, और इलेक्ट्रॉन E माने हैं E1, और दूसरे में N2 है और E2, और तीसरे में N3 और E3। तो वैल्यू लिखिए, इसका वैल्यू होगा -N3FE3 बराबर होगा -N1FE1 बराबर होगा इसका -N2FE2। पूरे में से F कैंसिल होकर फाइनल फार्मूला बचेगा E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2 बाय N3। यही मेन फार्मूला है हम लोगों का। आप डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन ये कहां से आया उसको दिखाने के लिए ये सारा कुछ हम समझाए। और ये फार्मूला कहां अप्लाई करना है? जब किसी दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देकर के किसी तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को कहा जाए, तब। अब बनाने के लिए रिएक्शन, दो इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन है इसको जोड़ेंगे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे इसका और इसका रिएक्शन को जोड़ना है। अब रिएक्शन लिखिए, उसको बना। अब देखिए, ये समझने के बाद अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसको देखिए, गिवन में जिस दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है उसको लिखना है आपको। तो
एक इस इलेक्ट्रोड का दिया हुआ, एक इस इलेक्ट्रोड का, इस दोनों का रिएक्शन लिखिए। तो पहला इलेक्ट्रोड का रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu। रिएक्शन लिखना बिल्कुल आसान है। ये जो देखो लेफ्ट में दिया हुआ है, आप एरो के लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में जो दिया हुआ है राइट में लिखेंगे। देखो Cu प्लस लेफ्ट में एरो के और Cu राइट में, और Cu2 प्लस को Cu बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरा वाला रिएक्शन ये होगा Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होगा Cu प्लस। इसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम E1 कहें तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.337 वोल्ट, और इसका जो दिया हुआ है 0.153 वोल्ट। ये दो रिएक्शन हो गया। जिस 2 इलेक्ट्रोड का वैल्यू दिया हुआ था उसका रिएक्शन हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जिसका निकालना है उसका रिएक्शन लिखना है। यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में है Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu, और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू को हम E3 मानेंगे। मतलब E1 और E2 दिया हुआ है, E3 का वैल्यू आपको निकालने कहा गया। ये देखो लेफ्ट में Cu प्लस था, राइट में Cu था। अब इस रिएक्शन को लाना है आपको इन दोनों को जोड़कर। लेकिन अगर डायरेक्ट जोड़ने से ये रिएक्शन नहीं आता है तो इस रिएक्शन को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो रिएक्शन आपको लाना है उसमें Cu प्लस लेफ्ट में है, जबकि वहां पर Cu प्लस राइट में जोड़ेंगे तो वो तो राइट में आ जाएगा। लेफ्ट में लाने के लिए इस रिएक्शन को पलट देंगे, अरेंज कर लेंगे। यहां लिखेंगे rearranging the given equations। गिवन इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। पहला वाला को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, वैसे ही उतार लेंगे। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu, और इसका वैल्यू E1 दिया हुआ है 0.337। लेकिन दूसरे रिएक्शन को हम पलट लेंगे, Cu प्लस को इधर ले आएंगे। Cu प्लस बराबर हो जाएगा Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका E2 वैल्यू अब हो जाएगा -0.153। याद रखना, रिएक्शन को जब भी आप रिवर्स करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, या माइनस में रहेगा तो प्लस। क्यों? क्योंकि अभी अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो पलटने के बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन साइन अपोजिट। तो वो प्लस में था तो माइनस हो गया, अब E2 माइनस हो गया। पहला वाला रिएक्शन को हम ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमको Cu राइट में चाहिए और यहां Cu राइट में चाहिए और Cu राइट में था। लेकिन दूसरा वाला को हमने इसलिए पलटा क्योंकि Cu1 प्लस लेफ्ट में चाहिए, वहां राइट में था तो पलट दिए, तो अब वो लेफ्ट में आ गया।
अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू निकालना है आपको E3 का मान, ये आपको सेम ये रिएक्शन आ जाएगा। यहां इसको जोड़ेंगे, एडिंग, ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu। यही रिएक्शन था, ये जो देखिए, ये सेम यही रिएक्शन था, वही आ गया है। ये देखो Cu2 प्लस जोड़ते टाइम में Cu2 प्लस लेफ्ट में और राइट में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। इधर बचा Cu प्लस, इधर बचा Cu, और इसी का वैल्यू को E3 कहेंगे। इसका मान निकालने के लिए कहा गया, तो फॉर्मूला क्या सीखें? E3 बराबर होगा N1 E1 प्लस N2 E2 बाय N3 बराबर N1 E1। तो E1 वाला में इलेक्ट्रॉन आपका, E1 वाला में इलेक्ट्रॉन है 2, तो N1 का मान 2, N है इलेक्ट्रॉन तो 2 गुना E1 का वैल्यू है 0.337 प्लस N2 E2, N यहां का इलेक्ट्रॉन है 1 और A है E2, तो हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा -0.153 वोल्ट बाय N3 हुआ इसका इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 है। ये आ जाएगा आपको 7 दूनी 14, 6 1 7 और 3 दूनी 6, 0.674 माइनस 0.153, 0.674 में से 0.153 को माइनस करना है 125, तो आपका वैल्यू आ जाता है 0.521 वोल्ट। यही आंसर है। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। अब बैकएस के क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा और तीसरे इलेक्ट्रोड का निकालने कहेगा। ये बनाने का प्रोसेस और ये फार्मूला जो कैसे निकालना है वो दिखा दिए, लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे और इसी तरह से बनाएंगे। अगर एनसीईआरटी का तो लगभग क्वेश्चन हम बना दिए हैं, लेकिन अगर बैक ईयर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। जितना बनाओगे उतना ही आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा और वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनाने का आप में कैपेसिटी डेवलप होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। The EMF of the cell, the EMF of the cell having cell reaction the cell reaction
is 0.28 volt. At 25 degrees centigrade. Calculate the pH of solution at hydrogen electrode. और इसको बनाने के लिए आपको उसने दे रखा है जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। -0.76 वोल्ट। उसका क्वेश्चन है कि एक सेल है, सेल डायग्राम नहीं दिया, सेल रिएक्शन दे दिया। सेल रिएक्शन दे दिया है, सेल रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें जिंक इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। चूंकि आज वीडियो ड्यूरेशन बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।